अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is his current balance? बच्चे इसको समझने के लिए ना आप समझ लें कि आपके बैंक में 2 लाख रुपया था। ठीक है, पहले आपने एक चेक लिख के दिया 30,000 रुपए का किसी को, फिर आपने एक चेक लिख के दिया 50,000 रुपए का किसी को, तो कितना बच जाएगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 लाख में से पहले आप 30,000 माइनस कर देंगे, फिर 50,000 माइनस करेंगे, 1,20,000 आपके पास बच जाएगा। तो सेम आपने इसी तरह करना है। बस आपको ये एक स्टेटमेंट दी हुई है जो इंग्लिश में दी हुई है, बस आपको इसे ट्रांसलेट करना आना चाहिए और इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। बच्चे सबसे पहले आपके पास आपने चेक करना है कि उसका बैलेंस था कितना। टोटल बैलेंस आप लिख लें, टोटल बैलेंस। ठीक है बच्चे, ज्यादा आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस लिखते जाएं। 7 रुपीज लाजमी लिखिएगा। तो कितने थे उसके पास? 1,75,000। ठीक है बच्चे, ये उसका टोटल बैलेंस था। उसके बाद जो उसके फर्स्ट चेक था, ठीक है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक, ठीक है, वो आप लिख दें अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक। तो फर्स्ट चेक की उसकी अमाउंट कितनी थी? ₹45,790। फिर बच्चे अमाउंट ऑफ सेकंड चेक, सेकंड चेक में उसकी कितनी अमाउंट थी आपने वो चेक कर लेना है। सेकंड चेक में उसकी अमाउंट थी 1,12,921। तो बच्चे ये अमाउंट, अभी सबसे पहले मैं सब कुछ जो गिवन आपको स्टेटमेंट में दिया गया आप सिर्फ वो लिख रहे हैं। ठीक है, 1,12,921। ठीक है, व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब मैंने अपना उस जो कासिम है उसका हमने करंट बैलेंस निकालना है। तो करंट बैलेंस के लिए क्या करना है ये मैं अभी आपको बताता हूं। करंट बैलेंस निकालने के लिए बच्चे आपने जो आपको टोटल अमाउंट दी हुई है 1,75,000, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं 45,790 भी, और दूसरी अमाउंट कितनी है 1,12,921। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1,75,000 में। सब्ट्रैक्ट आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, और कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी बच्चे 16,289। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो आपने लिख देना है नीचे कि करंट रिमेनिंग बैलेंस भी आप लिख सकते हैं या करंट बैलेंस भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर आप जो भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखते हैं 16,289। बच्चे बहुत इजी सवाल होते हैं, बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और ये लाजमी आपके जो पेपर में एक पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का ये लाजमी हिस्सा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहते हैं कि वाजिद ने अपनी गाड़ी या बाइक, इधर तो मेंशन नहीं है, जो भी था उसने वो चलाया, और उसने ये कहा कि उसने कितना फासला तय किया, डिस्टेंस 283.4 किलोमीटर, और कितने पेट्रोल में? 16.2 लीटर में। आगे वो खुद ही कहता है he say that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि तकरीबन पर किलोमीटर, अब देखें वो तो कितना किलोमीटर चला है 283.4, तो कहते हैं तकरीबन पर किलोमीटर जो है उसका मतलब 1 लीटर से कितना, मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर हो गया है 1.75 किलोमीटर। तो कह रहे हैं क्या ये सही बोल रहा है ये गलत? तो अभी हम इसे खुद चेक करेंगे। अब चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको उसने दिया क्या हुआ है आपने ये चेक कर लेना। उसने आपको सिर्फ 2 चीजें दी हैं, एक आपको उसने डिस्टेंस दिया है और एक उसने आपको पेट्रोल दिया है। ठीक है, सबसे पहले उसने आपको डिस्टेंस कितना दे दिया है वो लिख लें। डिस्टेंस उसने आपको दिया है 283.4 किलोमीटर। नेक्स्ट चीज आपको पेट्रोल कंजम्पशन कितनी दी है उसने, मतलब उसका पेट्रोल कितना कंज्यूम हुआ है, कितना लगा है, कितना इस्तेमाल हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं, 16.2 लीटर। अब आपने जो एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? एवरेज निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है
पेट्रोल कंज्यूम से। ठीक है बच्चे, पेट्रोल कंज्यूम्ड, जितना भी कंज्यूम हुआ है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 283.4 किलोमीटर, 7 बच्चे लिख भी दें, और पेट्रोल कितना 16.2 लीटर। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.49। अब 17.49, और अगर आप देखें तो ऊपर क्या है, किलोमीटर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे पर लीटर। इट्स मीन कि जो भी वो गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है उसकी एवरेज कितनी है, पेट्रोल एवरेज 17.49, ठीक है, ये उसकी एवरेज है। तो उसने क्या जो आंसर बताया था 1.75, तो क्या उसका आंसर रीजनेबल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लिखेंगे नो, द गिवन आंसर इज नॉट रीजनेबल। वो रीजनेबल क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि उसने बताया ही गलत है, बिल्कुल तकरीबन 10 टाइम्स लेस बताया है उसने उसकी जो ओरिजिनल कंजम्पशन है उससे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको क्या कह रहे हैं, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने कोई फैब्रिक ली फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? ठीक है, कह रहे हैं आपको इस सवाल में कि सलमा ना एक कपड़ा लाई, ठीक है, कोई भी कॉटन का, वैसी मौसम कॉटन का नहीं है, तो वो तकरीबन 3.2 यार्ड एक कपड़ा लाई, ठीक है, और कितनी कीमत में लाई, टोटल उसकी प्राइस बता रहे हैं। ठीक है, टोटल प्राइस कितनी दी है, 139.2। तो अब आपने क्या बताना है कि पर यार्ड, एक यार्ड की कीमत कितनी है। इससे मुराद क्या है, मैं आपको सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूं। ये ईद के भी दिन आने वाले हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं जैसे आप लोग तो मार्केट में अपना जोड़ा खरीदने। अब जोड़ा खरीदने लड़के जाते हैं तो कहते हैं 4 मीटर लगता है। अब 4 मीटर में वो आपको जब बताता है कि ये आपको कपड़ा मिल जाएगा 2000 का, तो वो 2000 का आपको 4 मीटर की प्राइस बता रहा होता है। अगर आपने उससे 1 मीटर खरीदना है तो आपने सिंपली वो जो 2000 आपको प्राइस दी है उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 500 पर मीटर आ जाएगा। तो इधर भी आपने सेम वही काम करना है। तो बच्चे इधर चलते हैं, इधर आपको सबसे पहले आपको अमाउंट कितनी दी है, अमाउंट उसने बताई हुई है रुपीज 139.2। अच्छा जी, और लेंथ ऑफ फैब्रिक कितनी है, 3.2 यार्ड। अब आपने पर यार्ड निकालनी है, कॉस्ट पर यार्ड। तो कॉस्ट पर यार्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, आपने जो अमाउंट दी हुई है, अमाउंट को डिवाइड कर देना है लेंथ ऑफ फैब्रिक से। लेंथ ऑफ फैब्रिक से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो चीज आ जाएगी वो आपके पास कॉस्ट पर यार्ड, यानी एक यार्ड की क्या प्राइस है वो आपको पता चल जाएगी। तो अमाउंट कितनी दी हुई है बच्चे, रुपीज 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 यार्ड। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब आप कैलकुलेटर पे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो आपके पास आंसर आ गया 43.5। 43.5 आप इसके साथ पर यार्ड भी लिखते हैं। इट्स मीन दैट दिस इज द प्राइस, दिस इज द अमाउंट और कॉस्ट फॉर पर यार्ड, एक यार्ड की कीमत ये है। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फॉर डिड शी वॉक। बच्चे इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपको दिया क्या क्या है, आपको डिस्टेंस दिया गया है, आपको स्पीड दी गई है, आपको टाइम दिया गया है। इन तीनों में से कौन सी दो चीजें दी गई हैं और एक चीज आपसे पूछी जा रही है। वैसे क्लास 9 की फिजिक्स में भी आप यही पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर में स्पीड के फार्मूला अप्लाई करके, या डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड का फार्मूला अप्लाई करके स्पीड निकालते हैं। सेम उसी फार्मूला से आपने ये हल करना है। तो सबसे पहले अगर आप, वैसे तो फिजिक्स में तो आप यूनिट्स को भी देख के बता सकते हैं, लेकिन आप यहां पे पढ़ें हाउ फॉर डिड शी वॉक, कितना दूर वो चली, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। शी टुक 12 आवर, तो 12 आवर आपके पास पता चल रहा है, ये आपको क्या दिया गया है, टाइम। वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड। ठीक है, आपको यूनिट से भी पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या दी गई है, स्पीड। ठीक है, सबसे पहले आप बेशक स्पीड लिख दें। वैसे तो अगर आपको ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो, वैसे भी अगर फिजिक्स का नहीं भी है तो आपको ये पता होना चाहिए
कि स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अगर आप नहीं भी करते, डायरेक्ट स्पीड के आगे स्पीड की वैल्यू लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3.5 किलोमीटर पर और टाइम उसने कितना कंज्यूम किया है, उसने टाइम लिया है 12 आवर्स, ठीक है। अब बच्चे हमने जो निकालना है वो क्या है, डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस मालूम करना है बच्चे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला है v मल्टीप्लाई बाय टी, डॉट से जाहिर करते हैं, मल्टीप्लाई डाल दें, डजंट मैटर फिलहाल। तो स्पीड आपके पास क्या दी गई है 3.5, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब 12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या दिया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, आपके पास आ गया 42। अब बच्चे इसके साथ किलोमीटर लिखना है या मीटर, ये आपको स्पीड से ही पता चलेगा। स्पीड में जो यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर। बच्चे क्या इस्तेमाल करना है, किलोमीटर, ठीक है। बेशक एंड पे आप छोटा सा करके सबके एंड पे बेशक रिजल्ट लिख लिया करें, ठीक है। 4 नंबर का सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने उसे पूरा भी करना है, ठीक है। 2 स्टेप्स नहीं लिखने, ठीक है। रिजल्ट लिख दिया करें, ठीक है। हाउ फॉर डिड शी वॉक, तो आप लिख दें शी वॉक फॉर 42 किलोमीटर। तो बच्चे ये थे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चे नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहा जा रहा है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो हाइक करते हैं बच्चे माउंटेन्स पे, तो वो एक उनका पूरा क्लब है। क्लब में आपको पता है एक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेंबर होते हैं जो ट्रिप वगैरह पे चलते हैं साथ। तो 7 डे के ट्रिप पे वो गए हैं। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। मतलब पर डे ना वो चलते थे, हाइक करते थे राउंड अबाउट 5.5 माइल से 7.5 माइल्स के बिटवीन, मे बी 5.5, मे बी 6.5, मे बी 7.5, कुछ कहीं भी हो सकते हैं इनके बिटवीन में, कहीं पे भी। इज इट रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। अब वो कह रहे हैं कि क्या आप अज्यूम करेंगे उन्होंने कितना हाइक किया, लेस देन 35 माइल, बिटवीन 35 एंड 55 माइल, इक्वल 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। तो बच्चे अब इसे हमें कैसे पता चलेगा, देखें अगर आप पर डे फॉर एग्जांपल आप 6 किलोमीटर चलते हैं, तो अगर आप लगातार 10 दिन चले हैं, तो अगर आप 6 किलोमीटर चले हैं तो इट्स मीन 10 दिन आप कितना चले होंगे 60 किलोमीटर। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ डेज को आपने डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम वही काम हम यहां पे भी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको नंबर ऑफ डेज दे हाइक, नंबर ऑफ डेज कितने दिए, 7 डेज, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या दिया है कि पर डे यानी ईच डे वो कितना हाइक करते थे, ईच डे हाइकिंग कितनी थी उनकी, इट्स राउंड अबाउट 5.5 माइल्स टू, इसे लेकर 7.5 माइल्स के बिटवीन होती थी। अब बच्चे हमने क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है कि 7 डे में उन्होंने कितना हाइक किया, ठीक है। हाइक इन 7 डेज, तो 7 डेज के लिए हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 से, और साथ ही 5.5 से मल्टीप्लाई करने के साथ हम क्या कर देंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से। तो बच्चे इसे आप अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 38.5, और जब आप इसे 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52.5 माइल्स। तो बच्चे अब आप देखें कि आपका आंसर जो है वो ये कह रहे हैं कि इट इज राउंड अबाउट बिटवीन 38.5 एंड 52.5। अब आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अब आप चेक करें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। लेस देन 35 माइल, आपको नजर आ रहा है कि पहला ऑप्शन अगर वो मिनिमम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे तो 38.5 है, इट्स मीन कि पहला ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेस देन 35 करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन बिटवीन 35 एंड 55 माइल, यस। अब आप देखें बिटवीन 35 एंड 55, 38.5 इज ग्रेटर देन 35 माइल से तो ज्यादा है और 55 माइल से कम है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम जो रिजल्ट हमारे पास आया है, हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि ऑप्शन बी इज मोर रीजनेबल, ठीक है। ऑप्शन
बी इज रीजनेबल, ठीक है, ऑप्शन बी इज रीजनेबल। अब ये रीजनेबल क्यों है? ये रीजनेबल इसलिए है बच्चे क्योंकि आपको जो आंसर आया है वो उसी के बिटवीन है, बिटवीन 35 एंड 55। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बलून्स, ठीक है, कह रहे हैं एक पार्टी के लिए स्टूडेंट्स की जो काउंसिल, एक पार्टी, क्लास पार्टी कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स काउंसिल ने परचेज किए 42 बलून्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स नहीं परचेज करते बल्कि टीचर्स खुद ही करते हैं और काउंसिल तो मौजूद ही नहीं है। तो 42 बलून्स परचेज किए हैं एट रुपीज 1.85 ईच। छोटे वाले शायद दोबारा हैं इसलिए 1.85 है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बलून, ठीक है बच्चे, सिंपल सी वही बात है, 2 रुपए का गुब्बारा है, 40 गुब्बारे कितने के हो जाएंगे? 80 रुपए के। सेम वही काम है, सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत इजी से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ बालून्स कितने दिए गए हैं वो लिख देने हैं आपने। आपको नंबर ऑफ बालून कितने दिए हैं? 42, ठीक है। दूसरी चीज आपको प्राइस दी है, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच बालून, प्राइस ऑफ ईच बालून वो आपको क्या दी गई है? रुपीज 1.85, ठीक है। तो आपको क्या मालूम करना है? टोटल अमाउंट, आप बस इतना भी लिखने काफी है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको प्राइस ऑफ ईच बालून दी गई है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बालून के साथ, ठीक है। 1.85 मल्टीप्लाई बाय 42, तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जो उसकी टोटल 42 बालून्स की प्राइस है उसका। तो ये बच्चे हमारे पास आ चुका है 77.7। इस तरह लिखना बच्चे, शुरू में आपने लाजमी रुपीस लिखना है, ठीक है, और एंड पे रिजल्ट भी लिख लिया करें, अच्छी बात है। रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द टोटल अमाउंट, क्वेश्चन से ही आपने रिजल्ट बनाना है बच्चे, खुद से भी शक आप लिख सकते तो ना लिखें बच्चे, आप क्वेश्चन से बना दें। द टोटल अमाउंट दैट स्टूडेंट काउंसिल पेड, दैट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द balloon is, for the balloons is ₹77.7, ठीक है बच्चे। अब ये लिखते हुए कोई मुश्किल से नहीं आप लिख सकते, बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन से ही उठा के लिख देना है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। रेक्टेंगुलर बैनर से मुराद क्या है बच्चे? जिसकी लेंथ, लंबाई बराबर होगी और विड्थ बराबर होगी, ठीक है। ऑपोजिट 2 साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, चारों साइडें इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिसने 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। दे पेड रुपीज 3.75 पर yard, ठीक है, फॉर द फैब्रिक एंड रुपीज 9 फॉर द फ्रेम। वो जो फ्रेम सा होता है ना, उसके लकड़ी का अक्सर होता है, लोहे का भी बना होता है, ठीक है। टू गो अराउंड द बैनर 10 yard पेरीमीटर, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। बच्चे आपको सवाल में इतना ज्यादा डेटा देके और बहुत आसान सी बात पूछी हुई है, मतलब आपको वैसे ही इसमें पूरी क्वेश्चन में घुमा फिरा के और जवाब आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बहुत इजी सा सवाल है। आपने कंसेप्ट समझे पहले कि आपको सारे गिवन को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? चले जी मैं आपको डायग्राम बना के जरा समझा देता हूं कि ये है तो वो रेक्टेंगुलर शेप। आप प्राइस को यहीं, प्राइस मैटर ही नहीं करती, प्राइस का कहीं पे रिलेशन ही नहीं है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, ये थोड़ा सा बराबर नहीं बनाया लेकिन आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब लेट फॉर एग्जांपल ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब टोटल जो उसने पेरीमीटर दिया है वो कितना है? 10 yard। पेरीमीटर बच्चे किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है बच्चे। द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। ये जो साइड पे सारा एरिया है ना, ये सारा टोटल 4 साइड की लेंथ जो है इसे मिला दें तो हमारे पास पेरीमीटर बनता है। अब पेरीमीटर आपको कितना दिया है? पेरीमीटर उसने आपको दिया है 10 yard। अच्छा, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि बच्चे इसकी विड्थ बता दें, ठीक है। विड्थ आपने बतानी है तो विड्थ बताना तो कोई मुश्किल नहीं है। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर का फार्मूला बच्चे 2 into लेंथ प्लस विड्थ। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल है आप उस तरह लिख लें, परेशान नहीं होना, दोनों ठीक है, ठीक है। 2 को आप मल्टीप्लाई करके दोनों के साथ सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अब बात यह है कि आपने निकालना है
विथ तो लेंथ तो गिवन है या नहीं है? बिल्कुल गिवन है बच्चे। अगर आप टॉप पे देखेंगे, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, तो लेंथ उसकी कितनी दी गई है? 4 यार्ड, ठीक है। तो लेंथ की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 4, ठीक है बच्चे। इधर 10 है आपके पास, 2 4 सर 8, तो 8 उधर क्या हो रहा है प्लस, तो इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस। तो 8 इधर आके माइनस हो गया, तो इधर क्या बचेगा? 2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1। तो आपने यहीं पे छोड़ नहीं देना बच्चे, आंसर में रिजल्ट लाजमी लिखा करें, ठीक है। क्योंकि अभी ये 1 क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, अभी नहीं पता, ठीक है। तो आप रिजल्ट अगर लिख देंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने रिजल्ट में सिंपल सा, बस ज्यादा कुछ भी ना लिखें, वही थोड़ा सा विथ ऑफ द बैनर आगे इक्वल टू लगाएं और 1 यार्ड लिखें, ठीक है। विथ ऑफ बैनर इज इक्वल टू 1 और आगे यार्ड, ठीक है। सो इजी इज दिस, ठीक है। अब देखें कितना आसान सवाल है, लेकिन वैसे ही आपको सवाल देख के डर लगता रहता है, पता नहीं इसमें क्या करना है। दो प्राइस दी गई हैं, पर यार्ड भी दिया गया है, अब फ्रेम की भी प्राइस दी गई है, पता नहीं हमने क्या करना है। तो सवाल इतना आसान था, वैसे ही आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डेटा देके कंफ्यूज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹20 लाख। एक शू फैक्ट्री है, उसके पास एसेट है 20 लाख रुपीस का, ठीक है। एसेट इज समथिंग, आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है आपके जो आपका कारोबार है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेबिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। अच्छा, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपिटल क्या होता है। अच्छा बच्चे, आपने फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे हैं तो आपका दिल किया कि हम कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक स्टॉल लगा दिया, ठीक है। अब आपने एक बुक स्टॉल लगाया तो आपने कहा कि यार ये क्या, मेरे पास तो सिर्फ 80,000 रुपए है, और बुक स्टॉल तो तकरीबन उसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की है। तो वो जो अमाउंट आपकी अपनी है, ठीक है, ऑनर्स अमाउंट, आपकी अपनी अमाउंट, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल। और फॉर एग्जाम्पल वो जो 70,000 रह गई है, रेस्ट अमाउंट, हो सकता है आपका भी कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार हो, मेरे रिश्तेदारों की तरह, या फिर हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, तो वो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपको कहे यार ये लो कर्जा ले लो, बैंक भी हो सकता है, आप बैंक से भी ले सकते हैं डेबिट। तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? उस अमाउंट को हम कहेंगे डेबिट, जो आपने कर्ज के लिए ली है, ठीक है, कर्ज के तौर पे। अच्छा, तो अब इस सवाल में जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले आपको एसेट दिया गया है, और एसेट कितना दिया गया है? ₹20 लाख। अब आपको ये कहा गया है 3/5 इज द कैपिटल, ठीक है। तो आपको कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलता हूं, ठीक है। कैपिटल के अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या करना है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बेशक आपने अगर इधर पूरा करके लिखना है आप इसी तरह लिख दें अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, बेशक इस तरह लिख दें अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूरा अमाउंट ऑफ कैपिटल। फिर आप जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। टोटल आपके पास 12 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर पे आपने किया तो ये आपके पास आ गया 12 लाख, ठीक है, रुपीज 12 लाख, ठीक है। जीरोस आपने ख्याल से करने हैं क्योंकि देखें ये करता 4, ठीक है, फिर 3 4 12, तो रिमेनिंग जो जीरो हैं वही लिखिएगा। और कैलकुलेटर से भी अगर देख के लिख रहे हैं तो जल्दबाजी ना किया करें, जीरोस काउंट करके लिखा करें। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें यही मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं कि बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है उनसे, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल तो पता चल गया, यानी अगर 20 लाख की फैक्ट्री है तो उसकी जो अपनी अमाउंट है, पर्सनल, जो उसने शू फैक्ट्री का ऑनर है उसके पास जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 12 लाख रुपीस। अब बाकी जो है वो बैंक कर रहा है, उसके रिश्तेदार कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, वो तो उसे ही पता होगा, लेकिन वो क्या है? वो डेबिट, ठीक है। तो वो अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या करना है? अमाउंट ऑफ डेबिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको उसके पूरे एसेट्स में से माइनस कर देना है कैपिटल की अमाउंट। कैपिटल की अमाउंट आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब एसेट्स कितने थे? 20 लैक्स, ठीक है, 20 लाख एसेट्स आ गए, उसमें से उसने माइनस कर दिया कैपिटल, वो आपके पास कितने थे? 12 लाख।
ये जीरो जरा काउंट करके ख्याल से डालिया करें, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट ऑफ डेबिट्स कितनी आ जाएगी, 8 लाख। कितनी आ जाएगी बच्चे, 8 लाख, ठीक है। 20 लाख में से 12 लाख निकाले तो कितने आ गए, 80 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो बच्चे नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चे, ये आपको कहा जा रहा है कि पास्ट 100 ईयर से जो वर्ल्ड का यानी पूरी दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब सबसे कम टेम्परेचर जो था वो कितना था एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983। बस आपको एक डेट दे दिया, जगह दे दिया, डजंट मैटर, टेम्परेचर आपको दे दिया गया। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। बच्चे ये आपको फिजिक्स में फार्मूलाज दिया जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन में, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो वैसे तो आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में आपको दिए भी गए हैं एज अ हिंट, लेकिन आपने ये जुबानी याद रखने हैं, ठीक है बच्चे। और ये आपको याद होने चाहिए फार्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं। वैसे तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। अब आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है। टेम्परेचर आपको क्या दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो आप इस तरह करके लिखने, कितना दिया, -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब आपने फ़ारेनहाइट और उसमें निकालना है केल्विन में, ठीक है। तो टेम्परेचर पहले हम निकाल लेते, किसी में भी निकाल लें पहले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों ही आप डिग्री सेल्सियस से निकालना है आपने। तो पहले अगर आप फ़ारेनहाइट में निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री इन सेल्सियस कितना है, -89.2 प्लस 32, ठीक है। तो बच्चे जब इसे मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कैलकुलेटर पे, बच्चे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी ना किया करें। सवाल इजी होता है तो आप कहते हैं हम जल्दी करें, इजीली आप आराम से देख के ध्यान से लिखा करें ताकि आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है -128.56 और आगे आपने क्या लिखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब बजाय ये ना हो यहाँ पे भी आप सेल्सियस यूज कर रहे हो तो फिर आपने कन्वर्ट क्या किया, आप दोबारा आपने वैल्यू तो कन्वर्ट कर दी लेकिन यूनिट फिर आपने वही दोबारा लिख लिया, ठीक है। अभी हमारे पास किस में आ चुका है, फ़ारेनहाइट में। अब हमने किस में निकालना है, केल्विन, विच इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। बच्चे आप खैर ये अभी फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, वरना ये आपको पता तो होना चाहिए कि एसआई यूनिट हैं कौन कौन से, ठीक है। और फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, यकीन है मुझे, घर में फिजिक्स भी पढ़ते होंगे स्कूल में। अच्छा बच्चे, यहां पे अब आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 270। अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, -89.2 प्लस 273। अब आप इसे जब प्लस करेंगे -89.2 प्लस 273 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन, ठीक है। होप सो बच्चे आपको ये सवाल समझ आ गई होगी। है इतना आसान सवाल, अभी तक हमने जो 9 के 9 क्वेश्चंस किए हैं बहुत ज्यादा इजी हैं। अब मूव करते हैं लास्ट सबसे इजी क्वेश्चंस पे, ठीक है। और ये रेशो का क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से करना है आप लोगों ने। A company was penalized by the government act for low quality production. अब सबसे बच्चे आपको पहले पता होना चाहिए कि पेनल्टी का मतलब क्या है। पेनल्टी इज समथिंग, हम उसे कह सकते हैं फाइन, जुर्माना। अब वो कह रहे हैं एक कंपनी को जुर्माना किया गया है, ठीक है, किस वजह से, लो क्वालिटी चीजें बना रही थी, ठीक है। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर्स होल्डर्स, मतलब कंपनी के 3 असल शेयर होल्डर, मालिकान जो है वो कितने हैं, 3 है। होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं देखा हो कोई भी एक फैक्ट्री होती है तो वो 2 भाई अक्सर बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो आधा आधा उनका होता है, या जैसे भी एक रेशो होती है। तो इसके कितने शेयर होल्डर हैं, 3, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। अब ये 3 लड़कियां हैं। अब मैं तो आपको पहले भी आपने देखा 1.1 में मैंने तो 3 ही नाम लिखे थे, सरवत, सुमेरा और सलमा। लेकिन इधर अच्छा उनका मैं नाम भी क्यों लेता हूं, मैं आपको वो बता दूं। उस्ताद का फोकस होता है लाइक बच्चों पे,
तो आप भी लाइक बने अपने उस्ताद के, अपने माँ बाप की। वैसे भी वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर एक मुकाम आपका ऊपर हो जाएगा। खैर, सवाल की तरफ चलते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹465,86897। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। अब जिस सवाल में है क्या, करना क्या है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं आसान अल्फाज में। अब देखिए, अगर आपकी एक कंपनी है 1 लाख रुपए की और उसमें प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का। अब आप 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक आप हैं, एक आपका बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई का जो उसमें शेयर है वो 6 है और आपका 4 है, ठीक है। तो 1 लाख अगर प्रॉफिट आएगा तो 60 लाख आपका भाई रखेगा, 40,000 रुपया आप रखेंगे। 60,000 वो रखेगा, 40,000 आप रखेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपकी रेशो, प्रॉफिट रेशो जो थी वो इस तरह थी। अब प्रॉफिट रेशो जैसी होती है उसी तरह होती है लॉस रेशो भी, ठीक है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है या जिस हिसाब से रेशो आपने फिक्स की हुई है। अब देखिए, इनकी रेशो थी 1:2:3, तो जिसकी रेशो ज्यादा है उस पर पेनल्टी भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो कमाएंगे, ठीक है, जब वो अर्न करेंगे तो उससे वो कमाएगा भी, जिसकी रेशो ज्यादा है उसकी कमाई भी ज्यादा होगी, ठीक है। बच्चे, इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिख दें रेशो। रेशो क्या क्या आपको दी है? 1:2:3, ठीक है। फिर आप निकाल दें सम ऑफ रेशो। ये क्लास 7 में भी ये सेम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चाहे आप पंजाब बोर्ड से पढ़े हुए हैं, फेडरल बोर्ड से, सब में ये क्वेश्चंस होते हैं रेशो के। 1 + 2 + 3, सम ऑफ रेशो 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी उसने दी है वो लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है, यानी फाइन की अमाउंट कितनी है, ₹456,86897। अब बच्चे आपने शेयर निकालना है, ठीक है, यानी कितने, वो जो 3 शेयर होल्डर उन पे कितनी कितनी, सॉरी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना कितना सब पे आया, ठीक है। तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। अब सब ने अपनी अपनी अमाउंट पे की है, ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले पेड बाय, फर्स्ट नेम क्या है, पेड बाय फरा, ठीक है, पेड बाय फरा। तो फरा ने कितनी अमाउंट पे की है, इसके लिए बच्चे आपने क्या याद रखी, फरा की अपनी रेशो कितनी है, उसका नाम पहले लिखा है तो उसकी जो रेशो है वो भी पहले ही हो गई, ठीक है। तो उसकी अपनी रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये देखते साथ ही पता चल गया होगा कि अब आप अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैसे निकालेंगे मरियम की और तहरीम की, ठीक है। बच्चे, आपने इसे कैलकुलेटर पे लिख लेना है। अगेन वही बात, बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। जहां पे कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी होती। अमाउंट जहां पे बड़ी दी हो, वैल्यू जहां पे बड़ी दी हो, बच्चे यहाँ पे ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 465,86897, तो इसमें इसकी जो अमाउंट बनी है वो कितनी बनी है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी ₹761,448.2.83, ठीक है। ये अमाउंट किसकी बनी है, फरा की, ठीक है। इसी तरह भी हम बाकी दोनों की अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय, सेकंड नेम आपके पास क्या था, मरियम, ठीक है। तो मरियम ने कितनी अमाउंट पे की, तो मरियम ने जो अमाउंट पे की है उसके लिए आप पहले मरियम की रेशो देखेंगे। मरियम की सेकंड रेशो है 2/6 मल्टीप्लाई बाय 465,86897। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1522,8965.67, ठीक है। अब हमने लास्ट का निकालना है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अब आखिरी कौन बची जिसने पेनल्टी पे करनी है, पेड बाय तहरीम। तो तहरीम की अमाउंट जो उसने पे की है वो उसके लिए सबसे पहले उसकी रेशो, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है, तो इस पे फाइन भी सबसे ज्यादा ही होगा, ठीक है। 3/6 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट क्या थी, जो 456,86897, तो इस पे जो फाइन हुआ वो कितना है, उसको जस्ट आपने इधर 2 जैसे लिखा था, इधर आपने क्या लिख देना है, 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा
22843 तो बच्चे आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो कि आपको सारी समझ भी आ गई होगी। बच्चे आप प्रैक्टिस किया करें, कंसेप्ट अपने क्लियर रखा करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सब कुछ बहुत इजी होगा। और याद रखिया करें, हमेशा याद रखें कि आपने मेहनत के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।